नमस्कार। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुकदमे के बारे में, जो कि अभी ये केस चला है, जिसकी अभी एक वर्डिक्ट आई है जिसमें उनको दोषी ठहरा दिया गया है। एक ही नहीं बल्कि बहुत से काउंट पे 33 से 36 काउंट थे उसके ऊपर। हर काउंट के ऊपर उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, उनको बताया गया कि वो दोषी है। ये इस मुकदमे बड़ा यूनिक है। ये पहली दफे ऐसा हो रहा है अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर। कभी नहीं हुआ कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुका हो, उसके साथ इस तरह का केस चले और उसमें वो मुकदमा हारे और कन्विक्ट हो जाए। सजा अभी नहीं सुनाई दी गई है, वो सजा बाद में सुनाएंगे। एक दिन पहले, शायद 11 जुलाई को, एक दिन पहले इसलिए कि उसके अगले दिन जो होगा वो रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन होगा, जिसमें ये सिलेक्ट किया जाएगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगले प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाता है। तो अब उससे एक दिन पहले आएगा, क्या होगा इनको, उसमें ये दिया जाएगा कि क्या इनको कितनी सजा मिलती है और क्या ये जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। जेल जाने का सवाल नहीं होता क्योंकि ये प्रेसिडेंट रहे हैं। किस तरह से उसको हैंडल किया जाएगा ये समय बताएगा। लेकिन ये है कि इनको 4 साल तक की सजा मिल सकती है। ये मुकदमा था, एक सीक्रेट पे ऑफ हुआ था, यानी खामोशी से पैसा दिया गया था। एक फिल्म एक्ट्रेस थी जो प्रॉन फिल्म्स बनाती थी, की एक्ट्रेस थी, उसको ये पैसा दिया गया था कि वो खामोश रहेगी। उसके नाजायज रिश्ते थे इनके साथ, स्टॉर्मी डैनियल। तो ये उसको करने के लिए इनके ये पैसा डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने उसको नहीं दिया था, बल्कि इन्हीं अपने किसी दूसरे अटॉर्नी के जरिए, गोइन नाम के एक आदमी था जिसने उसको पैसा पे किया था। ये अमेरिकन लॉ के हिसाब से इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसको पैसा इसलिए दिया गया था कि वो खामोश रहे, वरना इलेक्शन पे उसके असर पड़ेगा और या उनकी कैंपेन पे अभी आने वाली पे भी असर पड़ता था। तो ये था कि हमेशा अब ये देखना है, उसको 130 लाख डॉलर दिए गए थे। यानी 1,30,000, सॉरी, 1,30,000 डॉलर दिए गए थे। और ये सब जानते हैं कि इस किस्म के रिश्ते वहाँ बड़े बड़े लोगों के साथ होते हैं, लेकिन अगर आप पकड़ गए तो फिर मुश्किल हो जाती है, या डिस्क्लोज हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। ये ऐसा पहली दफे हो गया। अब ये देखना ये है, अगर इनकी, ये जाहिर सी बात है, ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब क्या देखना ये है कि क्या नवंबर 5 में इलेक्शन होना है, क्या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड कर देगा या बाद में चलेगा। अगर बाद में 5 नवंबर के बाद चलेगा तो फिर तो ये प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं, अपील में रहेंगे और इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग भी बहुत ज्यादा है। मगर यह है कि जब से ये डिस्क्लोज हुआ है, जब से ये बात खुली है मुकदमा हारने की, तब से इनकी पॉपुलैरिटी में भी कमी आ रही है। और कितनी कमी आ रही है ये आने वाला जल्दी ही पता चल जाएगा, या कुछ समय के लिए है, ये देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये डिस्ग्रेस है। मैंने से इनकार कर दिया जजमेंट को और कहा है कि नवंबर 5 को असली जजमेंट आएगा, यानी जिस दिन वो इलेक्ट होंगे। अब ये एक बड़ा मुश्किल समय है अमेरिका के लिए। अमेरिका के हालात इस वक्त बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि वो दुनिया की सबसे पावरफुल मुल्क है, उसकी इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग है, साइंस टेक्नोलॉजी हर चीज में वो नंबर 1 है दुनिया में। लेकिन उसके बाद भी इकोनॉमिक क्राइसिस है उनके पास, और दूसरी भी बहुत सी क्राइसिस है। दो जगहों पे जंग चल रही है, जो इन दोनों जंगों को पूरी तरीके से अमेरिका सपोर्ट करता है। एक तो यूक्रेन की रशिया में, और फिर दूसरी बात ये कि इजराइल की जो पैलेस्टाइन के अंदर, यानी गाजा के अंदर जो चल रही है फिलिस्तीनियों से, उसको, दोनों को उसकी सपोर्ट है। फंडिंग भी देनी पड़ती है, मिलिट्री
इक्विपमेंट भी देने पड़ते हैं, आर्मामेंट, हर तरह की सपोर्ट इन दोनों को दी। और यूक्रेन की वार तो बहुत एक्सपेंसिव वार है, इसलिए कि वो रशिया से लड़ाई हो रही है। अब ये देखना है कि किस तरीके से अभी इस वक्त इकोनॉमिक जो है वो स्लो डाउन है, उस तरह की नहीं है जैसी पहले होती थी। अमेरिका की $34 ट्रिलियन का डेट है। अब ये देखना है कि, और दूसरी बात ये कि समय अमेरिका में कोई क्रिस्मेटिक लीडर ही नहीं, कोई बड़ा लीडर जिसकी जनता बात करे। और दूसरी तरफ ये कि अमेरिका पूरी तरीके से डिवाइडेड, पहले ऐसा नहीं होता था। रिपब्लिकन डेमोक्रेट दो पार्टीज होती थी, उसी में इलेक्शन होता था और तय हो जाता था। ब्रॉड पार्टी जो उनकी जो वो होती थी आइडियोलॉजी, आप कह लीजिए कि उनकी जो पॉलिसी जो भी होती थी मुल्क की, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती थी मेजर इश्यूज पे, एक्सेप्ट माइनर और जो कंट्री के अंदर के इश्यूज होते थे। फॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल होती है, और अमेरिका में फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनकी, जैसे उनका मेजर ट्रेड दूसरी पूरी दुनिया में, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी कंट्री है वो। तो इस तरीके से उनके यहाँ है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस में इन्फ्लेशन लगातार बना हुआ है, इन्फ्लेशन के चलते हुए हर चीज की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, उन बढ़ती हुई कीमतों की वजह से लोग परेशान हैं। और दोनों लीडर जो हैं वो 80+ हो रहे हैं, ये भी एक चिंता है। अमेरिकन को ये पसंद नहीं होता, लेकिन लीडरशिप की एब्सेंस की वजह से ये चॉइस नहीं बची है उनके पास। अब देखना ये है कि क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते तो कौन आता है। इस तरह की भी बातें शुरू हो गई हैं उनके कैंपेन में या पार्टी के इनर सर्कल के अंदर, कि अगर उनको कन्विक्शन हो जाता है और सजा मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते फिर उसकी जगह। और लोग अपनी अपनी पोजीशन भी बनाने लगे हैं। एक सेनेटर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अमेरिका जो है वो इजराइल को न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं सप्लाई करता, अमेरिकन उन्होंने कह दिया। ये सब उसी की तरफ इशारा है, ताकि ज्यूइश लॉबी, आर्मामेंट लॉबी, ये दो बड़ी पावरफुल लॉबीज हैं। और उसके अलावा और बहुत सी मीडिया, दुनिया भर की चीजें जो इन लोग को इस तरह की इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि युद्ध भी चलता रहे तो इनका बहुत फायदा होता है। अब ये भी है कि दूसरी तरफ ये है कि इस डिवीजन के साथ साथ और बड़ी समस्या है जिसके ऊपर अमेरिका में काफी डिवीजन है। वो एक तो ये है कि जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको लेके बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स को लेके है। 80 लाख माइग्रेंट वहां पे आ चुके हैं अब तक। पर अच्छा, अमेरिका को ये माइग्रेंट की भी जरूरत होती है क्योंकि सस्ता लेबर भी प्रोवाइड करते हैं, खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में उनके यहाँ। लेकिन ये पहले आते थे और चले जाते थे, मेक्सिको से या बगल के लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से ये वर्कर आते थे, 3-4 महीने 5 महीने काम करते थे, इलीगली आते थे, सस्ते लेबर होता था इनका, और ये फिर वापस चले जाते थे। मगर ये जो 80 लाख जो है ये तो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये उन देश से आए हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट फेल हो गई है और इनस्टेबिलिटी फैलती जा रही है, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है, जैसे इराक, लीबिया, सीरिया, फिर उसके अलावा अफ्रीका के बहुत से देश हैं, अफ्रीका के तो बहुत देश हैं ज्यादा, और लैटिन अमेरिका के जो अमेरिका से मिला हुआ है वहां से बहुत बड़ी संख्या में हजारों लोग मार्च करते हुए वहां पे आ रहे हैं पैदल चल के। तो ये माइग्रेंट को लेकर ट्रम्प साहब का कहना यह है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो पहला काम ये करेंगे कि माइग्रेंट के ऊपर रोक, बल्कि वापस भेजेंगे। इससे पहले भी जब वो आए थे 2016 में, तो उन्हीं ने एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। डेमोक्रेटिक पार्टी का एटीट्यूड थोड़ा फर्क नजर आता है, लेकिन ट्रंप ने साफ साफ फिर दोबारा से दोहराया। ट्रंप ही नहीं, जो भी पार्टी में अगर ट्रंप नहीं लड़ पाते किसी वजह से और कोई दूसरा इलेक्शन लड़ेगा तो उसका भी स्टैंड मोर और लेस यही रहेगा कि माइग्रेंट को वापस भेजो उन मुल्कों के लिए। तो ये एक समस्या है वहां के ऊपर जो कि बहुत बड़ी है। इसी के लोगों का मानना यह है कि वहां पे बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं
जिनका ये मानना होता है अगर ये माइग्रेंट चले जाएंगे तो इनकी ये जो जॉब छीन ली है ये जॉब उनको मिल जाएगी, और ये जॉब उनको मिल जाएगी तो इनकी अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। उस माइग्रेंट में वो भी हैं जो वहां पे काफी समय से काम कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों के, भारतीय मूल के भी बहुत बड़ी संख्या में है, लाखों लोग वहाँ काम करते हैं जो अमेरिकन सिटीजन नहीं है, इंडियन सिटीजन है, ग्रीन कार्ड होल्डर है या H1B वीजे पे वहां पे उनको भी वो पसंद नहीं करते, लेकिन ये कि उनके बगैर मुल्क भी नहीं चल सकता। IT सेक्टर में बड़ी क्राइसिस आ जाएगी अगर इंडियन वहां से वापस आ जाते हैं। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल्स वहां पे नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए। ये एक वो है। और दूसरी बात ये कि हमने जब भी देखा है पश्चिमी देशों में जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो फार राइट और राइटिस्ट फोर्सेस ज्यादा गेन कर लेती हैं। अमेरिका में भी यही हो रहा है। 2008 के बाद से यूरोप और अमेरिका में लगातार राइट विंग जो है ग्रोथ होती हुई नजर आती है, बढ़ती हुई नजर आती है। और अमेरिका में तो पहले भी थे, अब तो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। ट्रम्प साहब खुल के उनको सपोर्ट करते हैं। इसमें हर तरह के लोग हैं, एक तो वाइट सुप्रीमेसिस्ट भी हैं इसके अंदर बड़ी संख्या में, और बहुत से ग्रुप्स हैं जो उनके साथ हैं, राइटिस्ट के साथ हैं या राइट विंगर्स हैं वहां के ऊपर। ये बड़ी तादाद में फिर 2016 के इलेक्शन में इन्हीं के वोट से ट्रम्प इलेक्शन जीते थे, और ये डिवीजन बढ़ता चला जा रहा है। लिबरल्स भी काफी हैं बड़ी संख्या में जिन्होंने बाइडेन को वोट दिया, मगर वो उनसे नाराज हैं क्योंकि बाइडेन के जो बहुत बड़ा सेक्शन वोटर का जो है वो इस समय उनके खिलाफ हो गया है गाजा वार को लेके। यहाँ पे आए दिन डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, लाखों लाखों लोग डिमॉन्स्ट्रेशंस में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कैंपसेस तो बिल्कुल बंद पड़े हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब किस तरह हैंडल होगी अभी तक तो हो नहीं पाई, और आने वाले समय में क्या होगा, लगता है कि बहुत तेजी से चेंज आ रहा है अमेरिका के अंदर, और जो है यूथ की थिंकिंग बदलती हुई नजर आ रही है, और ये दोनों भागों में, दोनों डायरेक्शन में जाती हुई नजर आती है, जो जिसको चलते हुए काफी कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है आने वाले समय में आपस में। अब दूसरी तरफ ये भी है कि इकोनॉमी के लिए एक और बड़ी समस्या है, ब्रिक्स जो बन गई है। ब्रिक्स कहती है कि हम आपस में जो कंट्रीज मेंबर हैं वो लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, और लगभग 40 देश ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं, और बहुत से ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स के मेंबर नहीं मगर वो कह रहे हैं कि वो भी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे आपस में। और कुछ ने अफ्रीका में तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है, प्लानिंग में है, स्टेज में है, और जल्दी हो जाएगा। फिर उसके अलावा ये भी है कि अमेरिका वाकई सबसे पावरफुल मुल्क है, लेकिन नए बहुत से देश इमर्ज कर गए हैं जो काफी पावरफुल हैं, इकोनॉमिकली भी, मिलिट्रीली भी, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में भी, जिसमें इंडिया भी है, ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, और बहुत से देश हैं ग्लोबल साउथ। चाइना भी एक उसमें से है, काफी बड़ा है। इन देशों के पास काफी टेक्नोलॉजी भी है, और इकोनॉमिकली भी जैसा मैंने बताया कि संपन्न है, और ह्यूमन रिसोर्सेज भी इनके पास काफी हैं। तो ये सभी देश जो हैं ये जो है ये चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो, ये खिलाफ हैं कि ये नहीं चाहते कि यूनिपोलर वर्ल्ड दुनिया में रहे अब चले, और लिटरली देखा जाए तो यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं बचा है। और ये है कि ये चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में भी रिफॉर्म हो, खासतौर से सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप भी मिलनी चाहिए, और भी बहुत से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी इनकी साझेदारी बढ़नी चाहिए। इस तरह की इनकी डिमांड है जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं। अमेरिका ने जो भी अमेरिकन पॉलिसी को जिस कंट्री ने भी अपोज किया, हम देख रहे हैं अमेरिका या इजरायली पॉलिसी को, खासतौर से पश्चिम एशिया के क्षेत्र में अमेरिकन ने उसको रोग स्टेट डिक्लेयर कर दिया, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, और रिजीम चेंज की बात होती है। लीबिया, सीरिया उसकी एग्जाम्पल है, इराक में जो कुछ हुआ हमने देखा, या अफगानिस्तान में उससे पहले हुआ। अफगानिस्तान की वार सैंक्शन वार थी यूएन से, लेकिन इराक की वार को यूनाइटेड नेशन ने मान्यता नहीं दी थी, वो इलीगल वार थी। तो इस हालात में पैलेस्टाइन का मसला है, पैलेस्टाइन के मसले को लेके 142 देश जो है पैलेस्टाइन को चाहते हैं कि एक देश के रूप में उन्होंने मान्यता दी है, दे रहे हैं, यूएन जनरल असेंबली में वोट कर रहे हैं। हालांकि इसको ऊपर बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वीटो कर देते हैं। ये कब तक
चल पाएगा, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता हुआ नज़र आता। इस बदलते हुए परिपेक्ष में जिस तरीके से तेज़ी से बदल रहा है और एब्सेंस है लीडरशिप की बहुत बड़ी क्राइसिस है। ट्रम्प साहब जेल जाएँगे या बाहर रहेंगे, ये जल्दी ही हम लोग को कुछ समय में पता चल जाएगा और उसके बाद में हम आपसे फिर लेके आएँगे, इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। अमेरिकन इलेक्शंस पे जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं, इसपे हम आने वाले समय में और वीडियो भी बनाएँगे। पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटरेस्ट ग्रुप, वहाँ के ऊपर किस तरह से होता है, लॉबीज़, ज्यूइश लॉबी, आर्मामेंट लॉबी, ऑयल लॉबी, बैंकिंग लॉबी, ये सब बहुत पावरफुल है। फार्मास्यूटिकल लॉबी, ये सब बहुत पावरफुल है, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है फंडिंग में कैंपेन की। और वहाँ के इलेक्शन में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, पब्लिक भी देती है और उसके बाद बड़ी-बड़ी कंपनीज जो है उनका भी कंट्रीब्यूशन उसमें होता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। धन्यवाद।